व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताना है। तो ये इसका उत्तर है, मिश्रण एवं यौगिक में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ पर अंतर दे रखे, मिश्रण और यौगिक। मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है, और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं मिश्रण में, और इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। अब इसके बाद है मिश्रण में, इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, और इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको याद कर लेना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के दो प्रमुख समस्थानिक 17 क्लोरीन 35 व 17 क्लोरीन 37। ठीक है, 35 और 37 यहाँ पर इनका जो परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न है, जबकि परमाणु क्रमांक दोनों का 17 है। ज्ञात है इनमें दोनों ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 17 है, जबकि परमाणु भार क्रमशः 35 व 37 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक है। ड्यूटेरियम में परमाणु क्रमांक तो एक है लेकिन परमाणु भार 2 है, और ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक 1 है जबकि परमाणु भार 3 है। तो यदि आपने बाकी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर उपलब्ध है, आप आसानी से उनको देखकर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसके साथ ही विज्ञान और बाकी विषय के वैकल्पिक प्रश्नों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अलग से बनाए जाएंगे जो कि कुछ दिनों में आने ही वाले हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे आप आसानी से तैयार कर सकते हो, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार अधिक आने वाले हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला जो प्रश्न है, समभारिक क्या है? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये समभारिक है, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। तो इसका उत्तर है, रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। तो इस प्रकार आपको इसको चित्र के द्वारा समझाना होगा रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है किंतु रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी से बुरादा बनना। और उसी प्रकार है रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है, जैसे दूध से दही का जमना। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है, निलंबन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका एक महत्वपूर्ण
अंतर है, आपको याद कर लेना चाहिए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह चित्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्र वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं विज्ञान में। तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र महत्वपूर्ण है। आज जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है जाइलम एंड फ्लोएम। यह जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जाइलम में इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है और इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। जाइलम जो है यह निर्जीव ऊतक है और फ्लोएम यह सजीव ऊतक है। इसके बाद एक और जो प्रश्न है इसी पाठ का है, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। तो इसका उत्तर है हृदय पेशी के लक्षण, हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण होता है, कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखायुक्त होती है। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल एवं जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है सरल ऊतक और जटिल ऊतक। यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है और यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। यह एक समान कार्य करता है, यह एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। यह पौधों को सहारा प्रदान करते हैं व भोजन का भंडारण करते हैं। यह संवहन का कार्य करते हैं। के बाद अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, इसलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसके बाद अगला है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है, कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंगों को कहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी महत्वपूर्ण है और इनका चित्र भी महत्वपूर्ण है। तो पादप कोशिका का चित्र और जंतु कोशिका का चित्र भी आपको आना चाहिए, वार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिका विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर है कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास और मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार, तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गति का प्रथम नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसी चाल में उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। इसके बाद है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है किन्हीं 2 वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि इन पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों के संवेगों का योग नियत रहता है। बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्रामक व असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण है एड्स, सामान्य सर्दी, जुकाम। इसके बाद है असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते असंक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण है कैंसर, हृदयघात आदि। इसके बाद अगला जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था,
शुद्ध मिड डे मील की व्यवस्था, शौचालय में सफाई की व्यवस्था और सामाजिक दूरी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवाणु व विषाणुओं द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग है हैजा, टाइफाइड। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग है एड्स, खांसी, बुखार। के बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एड्स रोग का पूरा नाम, रोग कारक एवं लक्षण बताइए। तो इसका उत्तर है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है। इसका रोग कारक है HIV वायरस। इसका कोई विशेष लक्षण नहीं, परंतु संक्रमण के बाद रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे कई अन्य रोग भी हो सकता है। और एड्स रोग का संचरण किस किस प्रकार होता है? उत्तर है, संक्रमित रक्त के रक्ताधान के कारण, संक्रमित सुई, उपकरण या नाई के औजार से, संक्रमित माता से गर्भस्थ संतान में। बाद अगला महत्वपूर्ण है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। और इस प्रकार हमें इसके सूत्र को स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दो पिंड दे रखे हैं, ठीक है, दो पिंड है, कैपिटल M और स्मॉल m, दो पिंड और इनके बीच की जो दूरी है वह d है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल F जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती है। तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान है कैपिटल M और स्मॉल m। तो यहाँ पर जो है F समानुपाती हो गया 1/d2, जो d मतलब इनकी दूरी है। तो इस प्रकार F जो है समानुपाती हो गया कैपिटल M और स्मॉल m बटे d के स्क्वायर के या d के वर्ग के। तो F बराबर हो गया g। तो g जो है यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, ठीक है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है और किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो। और इसके बाद भार है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अलग से बनाए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।